आज मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ, इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। MQM से 7 वोट जुदा होने के बाद अब 177 अपोजिशन का जो अलायंस है उनका नंबर हो जाता है। मिनिमम 172 की रिक्वायरमेंट होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। 341 इस वक्त एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं 342 के हाउस में। तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अकलीती एक पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आते हैं। उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ चुके हैं। ऑप्शंस उनके पास एक इस्तीफ़ा की है और दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर वोटिंग डे पे वोट आउट हो जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन वाले इनके ख़िलाफ़ वोट डालते हुए 177 ये वो वोट्स हैं जो इत्तेहादियों के वोट्स मिला के हो जाती है तादाद। इनमें से किसी डिफेक्टिंग मेंबर्स को हम शामिल नहीं कर रहे, मुनहरिफ रुकन को शामिल नहीं कर रहे। अगर उनकी तादाद शामिल करें तो ये तादाद कोई 200 के करीब पहुंच जाती है, क्योंकि 25-26 लोग हैं इस वक्त जो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं और वहाँ टिकट्स की बातें हो चुकी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़ा होना या नहीं होना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की डेट लगी हुई है, वो इतवार को हो जाएगा। लेकिन ख़त की कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर करते हुए दावा किया था कि तहरीरी तौर पर धमकी आई है और उनके पास सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान से बाहर से पैसा आया और एक्टर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब उसकी मैंने पहले दिन कहा था कि जो मुमकिना तौर पर उस वक्त चीज़ सामने नज़र आती थी कि पाकिस्तान के जो साबिक़ सफ़ीर अमेरिका में असद मजीद साहब हैं, उनके मतलब ख़बर ये छपी थी कि यूक्रेन के दौरे से पहले उनको स्टेट डिपार्टमेंट में बुलाया गया और ये क्योंकि नो कॉन्फिडेंस की मूव के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर ने अवामी इज्तिमा से खिताब करना शुरू कर दिया था। तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम यूरोप के ग़ुलाम नहीं हैं, अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं और इस तरह की बेशुमार बातें थी। तो वहाँ से उनको एक वो एहतजाजी नोट नहीं दिया जाता। हम बुलाते हैं रोज़, इंडिया के सफ़ीर को बुलाते हैं और एहतजाजी नोट उसके हवाले करते हैं। तो उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि ये दो तरफ़ा तल्लुकात में रखना अंदाज़ी हो रही है और पाक अमेरिका तल्लुकात को ख़राब करने के लिए उसके ख़िलाफ़ जज्बात को उभारा जा रहा है। कोई इस किस्म की बात हमें पता चली। ऑफिशियल चैनल्स ने इसके ऊपर बात करने से गुरेज़ किया और हमें कोई वजाहत देने से इनकार कर दिया। अल्टीमेटली इस्टेब्लिश हुआ कि वो असद मजीद साहब ने एक साइफ़र, मोस्ट लाइकली असद मजीद साहब हैं, उन्होंने एक वो साइफ़र डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो अपना डिप्लोमेटिक नोट जो है, एक वो केबल कह लें, सफारती केबल है, वो भेजी उन्होंने, जिसकी अगर हाईएस्ट लेवल उसकी हो तो हाईएस्ट लेवल उसका ये है कि वो फॉरेन ऑफिस में एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास और एक कॉपी आर्मी चीफ के पास उसकी जाती है या शायद प्रेसिडेंट के पास भी जाती है। ये उसका हाईएस्ट लेवल है और उसके अंदर उन्होंने अपना एहतजाजी नोट भी रिकॉर्ड कराया और पाक अमेरिका तल्लुकात को जो पॉसिबल चैलेंजेस हैं वो भी रजिस्टर करवाए। और ये अनयूजुअल बिल्कुल नहीं है और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों के साथ ये माजी में भी ऐसा होता रहा। पाकिस्तान क्या बल्कि ये इंडिया की भी हिस्ट्री के अंदर बेशुमार ऐसे मौके मौजूद हैं इंदिरा गांधी के वक्त से लेकर कि वहाँ पर भी उनको भी इस तरह के डिस्पैचेस जाते रहे। उसको हैंडल करने का बेस्ट पॉसिबल फोरम ये होता है कि आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि आपने अमेरिका से जाके लड़ाई तो लेनी नहीं है कि आप कहें कि F-16 उड़ाओ और अमेरिका के ऊपर 4 मिसाइल फायर कर दो। आप अपना एक वफ्द भेजते हैं, उनको इंगेज करते हैं। आपके पास मोहित यूसुफ आपने रखे हुए हैं, मोहित यूसुफ को बोलने जाए वाशिंगटन में मुलाकातें करके आएँ। आप शाह महमूद कुरैशी को जहाज़ पे बिठाएं और बोलें कि जाइए स्टेट डिपार्टमेंट को इंगेज करिए। उससे भी आपको मामला ज़्यादा ख़तरनाक लगे तो उसका बेस्ट फोरम ये था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर उसके बाद वफूद भेजे जाएं जो वर्ल्ड कैपिटल्स मैटर करते हैं। आपको ख़तरा है कि अमेरिका हमारे खिलाफ कुछ करने ही वाला है। रिजीम चेंज भी दुनिया में कॉन्सेप्ट मौजूद है और अमेरिका ये काम करता रहा है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि CIA ने ये काम किया, नहीं CIA ने ये काम किए हैं, लेकिन उसके तरीक़ाकार अगेन वो डिप्लोमेटिक होता है कि आप लंदन को इंगेज करें, आप चाइना को इंगेज करें, आप रियाद को इंगेज करें, सऊदी अरब UAE आप वफ्द अपने भेजें उनको इंगेज करें। ये अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाले ममालिक और ये हमारे दोस्त मुल्क हैं। हम उनको इंगेज करके उनके ज़रिए अपने मामला जहाँ पे भी ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। वो काम तो हुआ नहीं। जलसों में नारे नूरे मार लिए, ये ख़त है मेरे पास, वो टिपिकल एक भुट्टो वाला फिनोमेना है। पता नहीं ये किसने लाइन डिक्टेट कराई है कि वो न्यूट्रल को जानवर भी बोलना है जो भुट्टो ने बोला था, चूहे भी बोलना है कि वो भुट्टो ने बोला था, वो ख़त भी लहराना है जो उसने अमेरिकन सेंटर के बाद लहराया था। ये सारे काम करके तो फिर 4 अप्रैल को शहादत उसकी भुट्टो की आप भी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं माज़रत के साथ इस अप्रोच से मुतफिक बिल्कुल नहीं हूँ।
आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने दरख्वास्त दायर की हुई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर हुक्मनामा भी जारी कर दिया है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट है और वर्दी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। कैसे डिस्क्लोज़ कर सकते हैं? ये मतलब मामला कुछ अजीबोगरीब है, मेरी समझ में अभी तक आया नहीं है कि इसको हैंडल करने का ये फ़ोरम जलसा जुलूस नहीं था, और उसका फ़ोरम वही था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, या पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन, या आप अपोजिशन लीडर्स या पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाते, साथ मिलिट्री लीडरशिप को बुलाते, एक कमरे के अंदर बैठते, वहाँ रखते। ये पाकिस्तान की सलामती को दरपेश खतरात हैं एंड वी हैव टू रिएक्ट। और इसके ऊपर अगर यूनिटी कोई ना दिखाता लीडर ऑफ द अपोजिशन तो वो गद्दारी का मुर्तकब होता। लेकिन यहाँ दो वज़रा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमारे पास सबूत मौजूद है, नवाज शरीफ का उसके अंदर नाम है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर है। ये इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, अगर किसी ने पैसा लेके मुल्क की हुकूमत को गिराने की साजिश की हो तो फिर उसके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए था। फेडरल गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड अंडर द लॉ, और वो कोर्ट के साथ रेफरेंस भेजते और उसको सबूत देते और उसको पकड़ के उस बंदे को सजाए मौत दे देते। सियासत खेलनी और चीज़ है, मुल्क का मफाद और चीज़ है। अमेरिका हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ अगर ब्लॉक के तौर पर देखें तो यूरोपियन यूनियन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और हम इमदाद के लिए भी उनकी तरफ देखते हैं। FATF में फंसे हुए हैं तो रास्ता निकालने के लिए भी उनकी तरफ देखते हैं। IMF वर्ल्ड बैंक के कर्जे लेने के लिए 17% शेयर होल्डिंग सिर्फ अमेरिका की है, और जितनी दफ़ा हम IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने जाते हैं पहले US ट्रेडी से जाके मुलाकात हमारा फाइनेंस मिनिस्टर करता है कि वहाँ से हमें फेवरेबल वोट मिल जाए। तो अपने आप को बिला वजह मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। सफारती जो कोशिशें होती हैं वो हल निकालने के लिए होती हैं, तनाव बढ़ाने के लिए, तलखी बढ़ाने के लिए नहीं होती। और अगर ये स्लोगन यूज़ करना है कैंपेन के लिए तो फिर ठीक है, आप अगर ये स्लोगन अच्छा है, हो सकता है कि ये KPK के इंतखाबात में भी हेल्प करे, पंजाब के भी कुछ इलाकों में हो सकता है कि ये बिक जाए कि अमेरिका ने मुझे हुकूमत से निकाल दिया, हो सकता है बिक जाए, क्योंकि माजी में भी बेशतर हुकूमतें इस स्लोगन को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करती हैं। किसी ने इसको ख़त के तौर पर, फ्लॉयड भुट्टो ने ख़त दिखाया था और भुट्टो को ख़त आया था, साइरस वैंस उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा थे जिन्होंने उनको ख़त लिखा था, और फिर भुट्टो ने एक तकरीर में हेनरी किसिंजर की उस धमकी का जिक्र किया था, और वो सारा कुछ तारीख का हिस्सा है। और उस वक्त इशू हुकूमत आना या जाना नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान फ्रांस से एटमी रिएक्टर हासिल कर रहा था, जो अमेरिका का पूरा जोर था कि हम वो रिएक्टर ना हासिल करें। उस एटमी सलाहियत को जो हमने हासिल की उसका आगाज़ उस वक्त हुआ था, और उसको रुकवाने के लिए वो कोशिश था कि ये सुपर पावर के हाथ से निकल के पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के पास ये न्यूक्लियर पावर ना चली जाए, उसके लिए धमकाया गया था। उस वक्त किसी इमरान खान या नवाज शरीफ की हुकूमत बनाने या गिराने के लिए कोशिश नहीं थी हो रही। तो मैं माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच जो है ये मुतनाज़ा अप्रोच है, पाकिस्तान के मफादात को इससे नुकसान पहुँच सकता है, फ़ायदा मुझे अभी तक समझ नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन के सफीरों को ललकारते हुए जो कहा था वो मैं आपको जुमला सुनाता हूँ, दिखाइएगा जी। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? लबो लहजा ये अगर अख्तियार किया जाए तो फिर उसकी कोई वजह होनी चाहिए। मैं उस वजह को अभी तक समझने से कासिर हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे नहीं है कि जिन्होंने रूस का दौरा किया हो। गो कि ये दौरा एक अजीबोगरीब वक्त में था कि जिस रात प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँच रहे थे और अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे थे, और वो शॉट मीडिया पे मौजूद है कि व्हाट ए मोमेंट और व्हाट एन एक्साइटमेंट, और उसी वक्त रूस जो था यूक्रेन पे हमलावर हो रहा था, तो वो बड़ा अजीबोगरीब था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब वो वज़ारत उज़्मा में थे वो भी विज़िट कर चुके थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी रूस का विज़िट किया, आसिफ ज़रदारी साहब ने एज़ प्रेसिडेंट रूस का विज़िट किया। तो क्या उन सारों को कोई रिजीम चेंज के तहत हटा दिया फिर अमेरिका ने उसके बाद? तो फिर तो सारे अमेरिका का निशाना गज़ब का बन चुके हैं, फिर तो सारे उस चक्की में पिस चुके हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ मामला इससे बढ़कर कुछ और है, और वो एंटी अमेरिकनिज़म के ऊपर ये बात यहाँ इस्लामाबाद के सर्कल्स में, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में मौजूद थी कि ये जो यूरोपियन कैपिटल्स हैं और अमेरिका भी, वो कुछ नाखुशी का इजहार कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में यकीनन नोट उसी पे आया होगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन रिजीम चेंज मैं अपने गेस्ट से आज पूछूंगा कि वाक़तन
ये रजीम चेंज की कोशिश है या इससे हट के कुछ और है जो मेरे जैसा एक मजदूर आदमी समझने से अभी तक बिल्कुल कासिर है? हमारे साथ जो प्रोग्राम है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं PMLN से, और अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शामिल होंगे। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मुस्तफ़ा साहब, आप फरमाइएगा, क्योंकि भुट्टो वाली पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है, भुट्टो का अंजाम जिस तरीके से हुआ, 4 अप्रैल भी करीब आ रही है, वो भी हमें मालूम है कि क्या हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने कातिल और मकतूल का भी एक स्पीच में अभी जिक्र किया, और वो ये रेफरेंस किधर कातिल की तरफ जाता था वो भी हमें बिल्कुल क्लियर है। रजीम चेंज की कोशिश है ये भी? अगर हम फर्ज कर लेते हैं नदीम भाई के जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं वो दुरुस्त है, एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं, तो फिर उसका मतलब है कि पाकिस्तान की अपोजिशन की तमाम जमातें उनके खिलाफ साजिश में शरीक हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जिनसे हमेशा हमारा तकाजा रहा है कि वो न्यूट्रल रहें, उनका न्यूट्रल होना वो भी इस साजिश में हिस्सा है। तो इमरान खान साहब इस वक्त जो ये बयानिया ये रुकिएगा यहाँ पे, ये आपने जो अभी बात की कि पाकिस्तान के जो इदारे जिनको न्यूट्रल आप चाहते हैं हों, तो इस इल्जाम के तहत फिर वो भी साजिश का हिस्सा, फिर वो भी देखें, क्योंकि रजीम चेंज तो फिर सीधा उंगली उधर उठ जाती है। उंगली जो इमरान खान साहब इस वक्त उठा रहे हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान की ऑपोजिशन पे उठा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पे भी उठा रहे हैं कि आप मुझे बचा नहीं रहे, आप न्यूट्रल हैं। तो ये जिस न्यूट्रल जानवर होता है जी, और अल्लाह का हुक्म है कि हक का साथ दो, बुराई के साथ ना हो, तो ये वाली वो हक है कि इमरान को बचाया जाए, इनकी हुकूमत बचाई और आपको इकट्ठा करके बुराई की जा रही है। Exactly. तो ये चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम ये उन्होंने किया। और इस चार्ज को फ्रेम करते हुए जो पिछले दिनों ट्रेंड्स चलाए गए, जो DGISI के खिलाफ जो ट्रेंड चलाया गया, क्यों वजह? सिर्फ इसलिए कि वो इदारे अपनी न्यूट्रलिटी खत्म करें और इनको बचाएं। तो हम हमेशा तारीखी तौर पे ये तकाजा करते रहे हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, और हर इदारा अपनी आइनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करे, तो तभी हम मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये जो इल्ज़ाम है इनकी जानिब से, ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। और जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा, हम तो ये इंसल्ट तो है ही है कि आप हमारी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन करें, हमें आप बैरूनी ताकतों का एजेंट करार दें, अपने सिक्योरिटी इदारों को भी आप उसमें रगे दें। इंसल्ट तो ये अपनी जगह है ही है, लेकिन हम ये तकाजा करते हैं मलिक साहब कि अगर वाकई ऐसा है तो हम पर आज, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में भी कहा, कि हम पर आर्टिकल 6 की फिर कार्रवाई होनी चाहिए और सबूत सामने आए और लटकाया जाना चाहिए। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है कि आप इस मुल्क के अंदर जिसके ऊपर जिस वक्त चाहे आप गद्दारी का इल्जाम लगा दें, बैरूनी कुव्वतों के एजेंट होने का इल्जाम लगा दें। हमें किसी को अपनी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और जो खान साहब ने ये इल्जाम लगाया, या तो उसके सबूत सामने लेकर आए और उन सबूतों को इंडिपेंडेंट एक फोरम हो जो हमें भी मौरूदे इल्जाम ठहराए, हमसे हिसाब ले। लेकिन अगर उनके पास सबूत नहीं है तो खान साहब के ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए कि ये कोई मामूली इल्जाम नहीं है जो इस वक्त वो मलिक साहब लगा। इसका फोरम क्या हो? मेरे तो ख्याल में पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी नेशनल सिक्योरिटी की, बेस्ट फोरम था, पूरी चीजें रखते, वहां बैठ के डिस्कस किया जाता। अब लेकिन चार्ज लग चुका है, अब इसका हल क्या है? मलिक साहब, इमरान खान साहब ने अपनी अना और सियासी फायदे का टॉर्पीडो मार के पाकिस्तान का जो स्टेट क्राफ्ट है, जो पाकिस्तान की सफारतकारी है, उसको डबो दिया है। देखिए ना, अब तो आज कुछ आपके कॉलीग्स जो जर्नलिस्ट गए हुए थे, ये बात बहुत हद तक वाज़ेह होगी कि एक सफारती मरासला, अ डिस्पैच, अ साइफर, जो कि हमारे सफारतकार जो हैं जब पूरी दुनिया में और यहाँ भी जो उन्होंने पॉसिबल है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने सख्त लैंग्वेज यूज की हो, ये बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट के पास आप गए हैं मिलने के लिए, उन्होंने सख्त जबान अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर, आपने वो लिखकर अपने पाकिस्तान को भेज दिया। अब हुआ ये है कि एक अपने बिल आखिर वो अल्फाज पाकिस्तान के सफीर के हैं, सफारत खाने के हैं, ठीक है। आपने पूरी दुनिया में मुल्कों को यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के सफारतकारों से बात ना करो, ये बाहर आ जाएगी, ये जलसों का ईंधन बन जाएगी, ये सियासी बचाव के लिए इस्तेमाल होगी, तो पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करेगा। आपके सफारतकार बैठे रहेंगे बाहर, वो कहेंगे यार आप तो आपका वजीर आजम जो है, जो सबसे जिम्मेदार शख्स होना चाहिए, वो अपनी अना की खातिर, अपनी सियासी फायदे की खातिर हमारी जो एक सीक्रेट क्या होना चाहिए?
ये तो अब चार्ज तो लगा हुआ है और इन्होंने सही कहा कि इसमें इदारे भी हैं और आप सारे भी हैं उसमें। जी, फोरम यही है कि फौरी तौर पर पिक कर लें पार्लियामान की जो सेनेट और कौमी असेंबली की फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसमें ले आए, सेनेट और कौमी असेंबली की दिफा की कमेटी है उसको इकट्ठा बुला के उसमें ले आए, वरना एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी हुई है ओवरऑल उसमें ले आए, पर हमें बताएं कि ये जो साजिश का इल्जाम है, और अगर पैसा आया है तो जो मुलव्वस है उसको फिर उल्टा लटकाएं, आर्टिकल 6 लगाएं उसके ऊपर। अली से मैं इसलिए परेशान फोरम पूछने मैं इसलिए परेशान हूं कि देखिए अली से इसका फोरम वज़ीर आज़म जो हैं वो सियासी तौर पर मुश्किल में हैं, लेकिन ये जो बैरूनी साजिश का फपूंदी ज़्यादा चूरन है इसको बेचना बंद करें। हमने जुल्फ़िकार भुट्टो की एग्जाम्पल दी, मलिक साहब 45 साल हो गए हैं, 2 नस्लें गुजर गई हैं, आप दोबारा पाकिस्तान को वहीं लेकर खड़ा कर मोहम्मद खान, ये जो चार्ज है ये चार्ज गद्दारी वाला चार्ज है कि गैर मुल्क से पैसा लेकर हुकूमत गिराने की साजिश, ये ट्रीजन, यही ट्रीजन है, इससे ज़्यादा ट्रीजन हो नहीं सकती ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रीजन है। तो इसके ऊपर तो आर्टिकल 6 बनता है। अब इसका फोरम कौन सा होगा जहां ये सबूत दिए जाएंगे और ताकि हमें पता चले वो गद्दार कौन कौन है और हम मुतालबा करें यहाँ बैठ के कि उनको लटकाया जाए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ में हैं हम, अपनी तारीख़ के, अपनी हिस्ट्री के क्रॉस रोड्स में हैं, डिसाइसिव मोमेंट्स हैं। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि या हमने अपने पुराने ऑर्डर में रहना है या हमने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी और एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर दुनिया में सांस लेनी है। जब भी आप एक स्विच ओवर करते हैं एक कैंप में या किसी ब्लॉक से आप एक आज़ाद फ़ज़ा में एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ, तो पिछले ऑर्डर की तरफ से चीखें ज़रूर सुनाई देती हैं। क्या हम स्विच ओवर कर रहे हैं किसी मगरिब को? या आपकी टर्म थोड़ी सी वजाहत करेंगे इसकी? हम किसी कैंप से वी आर मूविंग आउट फ्रॉम ए सर्टेन कैंप? थोड़ा सा मुझे बोलने दें, क्योंकि आपकी काफ़ी सबकी मैंने बातें सुनी है, तो मुझे ज़रा थोड़ा अलाउ तो करें, 1 मिनट तो बोलने देना। तो आपके जुमले तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूं बोलते जाए कि वज़ीर आज़म, सर मुझे अपनी बात पूरी करने दें, मेहरबानी फरमाएं, आप नहीं बुलाया, मैं खुद नहीं आया। तो इमरान खान साहब ने जो फैसले किए पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए, जब उन पर सवाल हुए कि क्या अपने मुल्क को इस्तेमाल होने देंगे, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ अड्डे वगैरह देंगे, उनका एब्सोल्युटली नॉट। फिर जाके दुनिया में जो है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात की, फिर इस्लामोफोबिया जो है उस पे दुनिया से मनवाया कि 15 मार्च को आपने ये सारा हर साल ये दिन मनाया जाएगा। इस तरह के जो स्टेप्स इमरान खान साहब ने लिए हैं वो कुछ सर्कल्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पहली तो बात यह है कि एज अ ज़िम्मेदार हुकूमती मेंबर के, काबीना के रुकन के, मैं तो किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा। आपको भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि किसी मुल्क के हवाले से यहाँ बात ना करें। जो वहाँ पे जो कम्युनिक आया है, जो डॉक्यूमेंट है, उसके हवाले से मैं बात करूँगा और मैं उस तक महदूद रहूँगा जो PM साहब ने 27 के जलसे में या असद उमर साहब ने कल बात की है कि ये बात करना कि अगर पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती और इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहते हैं तो फिर पाकिस्तान को संगीन ख़तरनाक नताइज भुगतने होंगे, मुश्किलात होंगी। और उसके अगले दिन जब ये साइफर रिसीव होता है किसी भी मुल्क से, उसके अगले दिन अदम एतमाद मूव होती है। ये क्या कोइंसिडेंस है? ये वो पुरानी स्टोरी तो नहीं है रिजीम चेंज की। ऐसी सूरत हाल में जो इमरान खान साहब ने ये बात की है कि जाहिर है मेरे जैसे साइफर के अंदर उन्होंने लिख के भेजा कि इमरान की हुकूमत गिरा दें और नवाज शरीफ की हुकूमत बना दें, ये उस साइफर के अंदर लिखा हुआ है? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखें जैसे अब मैं हूं या मुस्तफा नवाज खोखर साहब देंगे कहां से लीक हुआ है, दस्तगीर साहब फॉरेन ऑफिस से लीक हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हुआ है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दफ्तर से लीक हुआ है, ये भी भाई अपनी बात में यार बात करो और इस तरह ना करें ना, थोड़ा सा इनको मैनेज करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे जुमले का जवाब दे दें साहब ने ये बात की है, साइफर में लिखा हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दें और नवाज शरीफ की हुकूमत बनवा दें। उसी का मैं आपको जवाब देता हूं कि जो हमारे जैसे 2nd 3rd टियर लीडरशिप होती है उनको असल प्लान्स का थोड़ी पता होता है। हम लोग तो अपनी लीडरशिप अपनी जमातों के साथ खड़े होते हैं। जिस तरह मुस्तफा साहब का गुस्सा कैबिनेट को कि वो तो पाकिस्तानी है, लेकिन उनको क्या पता कि बाहर के मुल्कों में लोग किधर किधर किस किस से मिलते हैं। तो ये जो एक डॉक्यूमेंट आया है जो बाकी सारे गद्दार हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास आया है, तो इस बात की तरफ देखें, अगर आपके मुल्क के वजीर आजम के बारे में ये बात किसी डॉक्यूमेंट में आती है कि ये ना रहे,
अगर ये रहेगा तो मुल्क को खतरा है। क्या किसी को इजाजत होनी चाहिए कि मेरे मुल्क के मामलात में इतनी मुदाखलत करे और फिर उसके अगले दिन अदम अगर और मगर की बजाय अगर मेरे सवाल का जवाब दे दें कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा के और नवाज शरीफ की हुकूमत बनवा दें, ये लिखा हुआ है उसके अंदर? देखें, वो तफसीलात मैं बताऊंगा जो ऑलरेडी पीएम साहब और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पब्लिक कर चुकी है। इससे ज़्यादा मैं उस पर बात नहीं करूंगा। ये आपको ज़रूर कहूंगा कि आज काबीना मीटिंग में मैंने भी बात की, कुछ और मिनिस्टर साहबान ने भी पीएम साहब को मशवरा दिया, मैंने बतौर पार्लिमानी उमूर के वजीर के मशवरा दिया कि पीएम साहब पार्लियामेंट हाउस में जहाँ से वो पीएम बने हैं, जहाँ से उनको ताकत मिली है, वहाँ आके जो है वो उस पर गुफ्तगू फरमाएं। और मेरे ख्याल में शायद वो इन कैमरा इसको ले आएँ ताकि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, जिसमें खुर्रम दस्तगीर साहब भी हैं, जिसमें हमारे मुस्तफा भाई भी हैं, और जैसे बहुत से लोग जो हैं उनको भी पता लग जाए कि ये बेस्ट फोरम होगा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इन कैमरा बुलाइए और डॉक्यूमेंट शेयर करिए। ये पाकिस्तान का भला होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप सड़कों पे आके बातें कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान का भला नहीं है। ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मुस्तफा साहब, फिर अब फोरम वो कह रहे हैं कि इन कैमरा सेशन बुला लेते हैं। मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब बात है, इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती। इन कैमरा सेशन भी, और हम तो ये मुतालबा करें इन कैमरा सेशन क्यों हो मलिक साहब, कौम के सामने रखें वो खत। नहीं, इन कैमरा सेशन बुलाएं, उसमें आर्मी चीफ को बुलाएं, डीजीआई को बुलाएं अंदर। मलिक साहब, हम पे इल्जाम लग रहा है ना, इल्जाम तो हम पे लग रहा है कि जी के ये गैर मुल्की एजेंट है, गैर मुल्की ताकतों के इशारे पे काम कर रहे हैं। सारी कौम के सामने रखें, और अगर हम जिम्मेदार हैं हमें चौकों में लटकाएं। बिल्कुल चाहिए। तो ये देखिए, गुजारिश ये है कि इंसल्ट तो ये है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक वो फिक्रा मशहूर है कि सरहदों पर तनाव है, क्या कहीं कोई चुनाव है। तो जो ये तनाव पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, और ये एक मन घड़त कहानी घड़ने जा रहे हैं, इसका जहां पर हमें फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे नुकसान है, वहां पर डोमेस्टिक ये जो विप अप करेंगे, एक एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका जो इमोशन विप अप करना चाह रहे हैं, उसके भी पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आपने अपने इब्तिदाइये में बताया हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, एज ए सिंगल कंट्री। फिर FATF हमारे ऊपर वो तलवार लटकी हुई है, फिर उसके बाद IMF, फिर हमारी जो कई दिफाई ऐसी चीजें हैं जिस तरह हमारे F-16s हैं कि जिनके हमारा सामने इंडिया मौजूद है, जो एक परपेचुअल एक स्टेट में पाकिस्तान को रखना चाहता है। आज से 2 साल पहले आपके वाकयात वो तो जो डैमेज होना था, डैमेज इज ऑलरेडी डन। मल्टी डायमेंशनल डैमेज इज ऑलरेडी डन। हम तो यही तकाजा करेंगे जी, कौम के सामने रखें, कौम के सामने रखें, और फिर इसके ऊपर तहकीकात हो। और अगर ये साबित ना कर सकें तो इन्होंने जो इल्जाम लगाया है, जो इन्होंने ये सबवर्जन करने की कोशिश की है कि सारा बयानिया तब्दील करें, और मैं लोगों को दोबारा एक दफा बयान जरूर सुनाऊंगा। जरा वो एक दफा प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है जी, पता चले चार्ज दोबारा ताजा हो जाए। जरा खुर्रम साहब का कि इनके ऊपर इल्जाम लगा, क्या दिखाइएगा जरा। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, हमें पता है। लेकिन हमारे मुल्क की मफाद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। शाह महमूद ने अभी आपसे कोई बात की थी, हमें कहा कि मुल्क की मफाद हमें धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों, हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूं आपके सामने। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये खत है, ये बस मेरे ख्याल काफी है खत ले रहा कि उन्होंने दिखा दिया जी, उन्होंने कहा इल्जामात नहीं लिखा रहा, मेरे पास सबूत है।
और फिर उन्होंने जो आगे बाकी के इल्जाम ये था कि कुछ कैरेक्टर्स पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान के सफारत खाने ने लिखा है। किसने लिखा है ये? तो पाकिस्तान के सफीर ने लिखा है, साबिक सफीर। इस किस्म की मैं तो पहले खैर कौम को ये अल्लाह ताला मदद करे अपनी कि ये इमरानी फाशिज्म और नालायकी और गरीब दुश्मनी का और अगले दिन दो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, ये डरावना ख्वाब मलिक साहब खत्म होने को है। फिर हम ये एक बहुत बड़ा रिपेयर जॉब करना पड़ेगा पाकिस्तान की सफारतकारी में। नहीं सर, लेकिन जो दो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, असद उमर की और फवाद चौधरी की, उसमें बाई नेम एलिगेशन नवाज शरीफ के ऊपर था। तो नवाज शरीफ ने कोई पैसे पकड़े या किसी से मिले हैं, खुफिया कोई डील की है और यहाँ हुकूमत ओवरथ्रो करने की साजिश कर रहे हैं। देखिए, ये उस नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसने वाकई एब्सोल्युटली नॉट बोला था और मुल्क में एटमी धमाका किया था। इन्होंने तो एक तफरीही चैनल के एंकर को बोला ना एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने तो बिल क्लिंटन को बोला और ये बोला नहीं, एक्चुअली धमाका कर दिए, 5 धमाके कर दिए, 6 धमाके कर दिए। दूसरा ये है कि ये कहा जी फॉरेन पॉलिसी हम चेंज कर रहे हैं। आपने दुरुस्त कहा कि 23 साल पहले जो आखिरी वज़ीर आज़म थे वो नवाज शरीफ थे, लेकिन जो उससे भी अहम बात है, रूस के साथ पाकिस्तान की तारीख का पहला दिफाई ताउन का मुआहिदा 2014 में नवाज शरीफ ने किया है। उसके तहत जंगी मशकें आज तक हो रही हैं रूस के साथ। चीन के साथ सीपैक के ऊपर दस्तखत 2015 में हमने किए हैं। तो अगर किसी ने कोशिश की है पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा बैलेंस करने की, मगरिब के साथ बैलेंस करने की, वो सीरियस एफर्ट तो नवाज शरीफ की है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नवाज शरीफ लेके गया पाकिस्तान को। इनकी तो सिर्फ बातें हैं और ये फेक न्यूज जिसको हम कहते हैं। यहां इमरान खान साहब एक मुस्तकिल रिकॉर्ड है। पहले एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल फेक, कि आप एक जर्नलिस्ट को कह देते हैं, अमेरिका कह रहा है, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इमरान खान का कह रहा है कि अमेरिका ने तो जो मांगा ही नहीं उस पर कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अली के पास और एक बात और देखिए, ये पहली दफा नहीं है जो सफारतकारी के ऊपर हमला किया है। पिछले साल जून में जब फॉरेन ऑफिस जाके उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के सफारतकार बेकार हैं और उनको तो काम ही नहीं आता और वो बदनीयत है, और पूरी जो फॉरेन ऑफिस है उसका बेड़ा गर्क करके इमरान खान साहब लाइव टेलीविजन पर आ गए हैं और बाद में कहते हैं सॉरी मुझसे तो गलती हो गई, सियासी बयान दे दिया। तो पाकिस्तान की सफारतकारी स्टेट केबल है उसको बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। जो डिप्लोमेटिक केबल है उसकी हैसियत कुछ और होती है। वो पाकिस्तानी सफारतकार हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर रहे होते हैं कि दूसरे मुल्क के अंदर या कोई एहतजाज रजिस्टर करवाते हैं तो वो क्या कह रहे हैं। वो बराह रास्त कोई गैर मुल्की थ्रेट नहीं होता। ये वो हेनरी किसिंजर वाला थ्रेट नहीं था, ये वो लेटर भी नहीं था साइरस मैस वाला। ये पाकिस्तानी सफारतकार की केबल है जिसको हम जिस भी अंदाज में चाहें इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसका कोई फ़ोरम तो अब होना चाहिए, क्योंकि चार्ज आपने बहुत बड़ा गद्दारी के चार्ज लगा दिए हैं, हुकूमत को ओवरथ्रो करने के चार्ज लगा दिए हैं और उसमें सारे मुलव्वस आपने कर दिए अपने अलावा। तो अब तरीकाकार क्या होगा? देखें, तरीक़ाकार तो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है कि पीएम साहब ने इंडिया दिया, जो कल असद उमर साहब ने इस पर बात की कि हुकूमत ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भी इसको रख सकती है, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी शायद खान साहब बुलाएं मे बी एक दिन में। और दूसरा ये है कि मैंने जो रिकमेंडेशन दी है, जो बाकी मेंबरान ने भी फिर उस पर बात की है, कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में इन कैमरा का मतलब ये है कि वो रिपोर्ट नहीं होगा, वो मीडिया पे कवर नहीं होगा, और वो इट विल बी जस्ट फॉर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ओनली, के द वे द थिंग्स सीम टू बी ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम वेयर आई वुड नॉट कमेंट। तो इन हालात में ऐसी चीज़ अगर हमारे ऑनरेबल मेंबरान की समझ में आएगी, उनको बताया जाएगा, मैं पुरुमीद हूँ कि वो ज़रूर इस पे सोचेंगे कि क्या, और ये जो अगली बात मैं कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ये टिपिकल हुकूमत वर्सेस अपोजिशन मूवमेंट है, और ये तो एक रूटीन की बात है, अपोजिशन की तहरीक होना, एहतजाज होना, या इवन अदम एतमाद माजी में नहीं आई क्या? माजी में भी तो आई। तो ये अदम एतमाद क्या ऑर्गेनिक है या सेल्फ इंडेडनेस इस मुल्क की अपनी पैदावार है, या इसके ताने बाने कहीं और तो नहीं? अगर कहीं और है, जाहिर उसमें खुरम दस्तगीर साहब या जो है मेरे दूसरे जो भाई हैं सेनेटर साहब, उनको तो नहीं उसमें बिठाया गया होगा ना, कोई टॉप लीडरशिप ने कहीं कोई बात की होगी। तो ये कहाँ सामने आएगी बात?
ये एक इन कैमरा प्रोग्राम में इजलास में जो पार्लियामेंट का होगा, और मैं तो चूँकि पार्लियामेंट का मिनिस्टर हूँ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, मेरी तो हमेशा रिकमेंडेशन पार्लियामेंट की होती है कि पार्लियामेंट में हम इसको करें, और मे भी कि वो उसका फैसला वो हो जाए। तो अगर उधर होता है तो पार्लियामेंट्री, और इन कैमरा का मतलब है कि वो पब्लिक नहीं होगा, वो अवाम में नहीं होगा, वो खुला खुला मीडिया में नहीं होगा, और हमें अपने पार्लियामेंटेरियंस पे एतमाद है कि ये जब इन कैमरा होगा तो वो उसका लिहाज रखेंगे, और जो सीक्रेट चीजें हैं उसको पब्लिक नहीं करेंगे। कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। एक मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफा साहब, 7 वोट MQM के आने के बाद 177 आपकी तादाद हो गई। हमने 172 चाहिए, 172 से ज्यादा हमारे पास मतलूबा तादाद मौजूद है। 177 तो आप इत्तेहादियों के साथ गिने, इत्तेहादियों वाले, और अगर इत्तेहादियों को मिलाकर और बाकी जो मुनहरिफ अरकान है उनको मिलाएं तो हम तकरीबन 200 इस वक्त टच कर चुके हैं। 200, जी हाँ, 200 डबल सेंचुरी। और इस वक्त इनकी ये जो चीखें निकल रही हैं, ये जब कोई सियासतदान मजहब का इस्तेमाल शुरू कर दे, पॉपुलिज्म की आड़ में एक हाइपर नेशनलिस्ट अपना नैरेटिव बनाना शुरू कर दे, जिस तरह ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि मामला गड़बड़ है। पहले दिन से ही नंबर गेम जो थी उसमें हमने फारग कर दिया था। अब तो खैर कोई कसर ही नहीं रह गई। He has lost the majority in the house. He does not enjoy the confidence of the house. He is no more ethically, legally, वो अब इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है। जल्दी वोट कराएं और घर जाएं। उनके पास ऑनरेबल रास्ता सिर्फ एक ही है कि वो इस्तीफा दे दें, वरना पाकिस्तान की तारीख में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो पहले वजीर आजम होंगे who would be booted out of the parliament. बूटेड आउट। मलिक साहब ना साइकिल चलाया, बूटेड आउट की टर्म जो है ये मेरे ख्याल में काफी लोगों को परेशान कर रही है। ना साइकिल चलाया, ठीक है, पूरा प्रोटोकॉल लिया, तो मगरिब से कुछ तो सीखे ना। हमें आखिर हर तकरीर में इतने भाषण दिए हैं, सब सैकड़ों की तादाद में भाषण हो गए हैं कि मगरिब में ये होता है, मगरिब की डिमांड, तो मगरिब में, और आज लोग मलेशिया की एग्जांपल दे रहे हैं कि जब उनकी पार्लियामेंट में उनको महसूस हुआ कि मेजॉरिटी नहीं, तो उनके वज़ीर आज़म ने रिजाइन कर दिया। तो इनको भी अब, जबकि वाज़े तौर पर उनके पास अक्सरियत नहीं है। सर, इतवार वाले दिन जब वोट डलेगा तो उस दिन आप पहले इत्तेहादियों के वोट डलवाएंगे? अभी मुनहरिफ को तो आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जी, हम सब के वोट डलवाएंगे इतवार को ही। 200 वोट डलवाएंगे। ये एक कौमी फरीजा है इस फाशिस्ट सियारात को ख़त्म करने का, गरीबों के ऊपर जो महंगाई का अजाब आया उसको ख़त्म करने का, पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लियामान को जिस तरह डिग्रेड किया गया है उसको ख़त्म करने का। एक ये है कि एक फैसला मैं अली के पास जा रहा हूँ, एक कंफर्म कर दें, वो हमारी उनसे फ़ोन पे बात नहीं हो रही। फ़ारूक अल्ताफ़ जो फवाद चौधरी के कज़न है, गवर्नर अल्ताफ़ के जो बेटे हैं, वो भी अब आपके साथी बन चुके हैं? जी, मेरी इतलात के मुताबिक आज वो सिंध हाउस में मौजूद थे। वहाँ पर ऑपोजिशन का जो इजलास था उसमें वो आ गए, उसमें वो आए थे। फवाद चौधरी के कज़न भी आपके साथी हो गए? जी हाँ, बिल्कुल, माशाल्लाह। और काफ लीग के भी 1+2 वोट आपकी तरफ है, 3 वोट। जी, आप ये देखेंगे कि अभी तो मेरे भाई ने आपको एक नंबर बता दिया है, इतवार तक ये अब हर रोज ये नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब ये सियारात खत्म होने को है। तो वो लोग जो है ना, अली साहब से जवाब पूछें। अली साहब, ये क्या हो रहा है? फवाद चौधरी के कजन समेत 25 लोग, एक खातून भी और चली गई है रिजर्व सीट वाली। नहीं मलिक साहब, फवाद चौधरी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरे उनसे हमेशा बड़े बात चीज़ों पे नज़रियाती इख्तलाफ रहे हैं, लेकिन मैंने फवाद को जब देखा है 2015 में 16 में वो हमारे साथ आए, ज्वाइन किया, उस आदमी में एक बात है, वो आपके साथ है तो साथ है, ब्लंट आदमी है, बोल्डली साथ देता है। मैं समझता हूँ ऐसी बाकी ख़ानदान के लोग हैं, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। फवाद चौधरी साहब किसी के ठेकेदार हैं। फ़ारूक अल्ताफ़, देखें, मैं सिंपल आपको ये कहना चाहता हूँ कि इतवार वाले दिन पता लग जाएगा कि आज के दौर के मीर जाफ़र मीर सादिक कौन है, और इंशाल्लाह जीत हक की है, जीत इमरान खान साहब की है।
और अभी जो है हुनूस दिल्ली दूर थोड़ी सी काफी रातें पड़ी हैं, काफी दिन पड़े हैं। ये चीज ये साजिश जितना सामने आ रही है, जितना जितना लोगों को इसका इल्म हो रहा है, उतना ही लोगों की आंखें खुल रही हैं। बल्कि मैं तो ये यकीन से कहता हूं कि इंशाल्लाह ये दोनों मेरे वतन पाकिस्तानी भाई, जब इनको ये पता लगेगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं छोड़ें, इमरान खान उनसे तो आपको बोझे माविया है, आपके ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ इस तरह की कोई गेम है, ये अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे। ऐसी कोई गेम नहीं है। कौन सी गेम है सर? पता नहीं कौन सी इनकी ख्याली दुनिया है। उस ख्याली दुनिया के अंदर पाकिस्तान 2018 के से पहले तारीख ही नहीं है। सर, उस ख्याली दुनिया में इमरान खान साहब एक उर्तुगल गाजी बने हुए हैं और उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम देना है और देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया उनकी मुखालिफ होगी। क्या बातें कर रहे हैं अली भाई? कितने वोट आएंगे नो कॉन्फिडेंस के हक में? इंशाल्लाह जो नंबर मेरे भाई ने दिया डबल सेंचुरी इंशाल्लाह। लेकिन डबल सेंचुरी बाकी है, दावा एक शख्स जो आपका भी दावा डबल सेंचुरी जी इंशाल्लाह। एक वजीर आजम जो सियासी दबाव में आकर उस हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ कर सकता है जिसने 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया है, हजारों कश्मीरी खवातीन की असमत दरी हुई, आप उसकी तारीफ करें, आप कर क्या रहे हैं? और ये सवाल हर रोज उठेगा कि इमरान खान साहब ने जब उनके ऊपर सियासी दबाव आया, आज वो पाकिस्तान के लिए, मैं ये बात बहुत सीरियसली कर रहा हूं, मैंने आज तक कभी नहीं की, आज अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है तो वज़ीर आज़म खुद है। इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ गया कि हमें ये उम्मीद है, तवक्को है कि पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म सीक्रेट्स लीक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक सफारती मरासले को अपनी सियासी बचाव की मुहिम का ईंधन बना देंगे और पूरी कौम को मिसलीड करेंगे, पूरी रियासत इस वक्त हेजान में मुब्तला है, तो फिर ये जो है ये बहुत ही संजीदा मामला है। तो जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। अली मोहम्मद खान, शुक्रिया, आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।